नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। आज हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं पाकिस्तान का। जी हां, वो पाकिस्तान जिसने हिंदुओं के साथ हमको रहना मंजूर नहीं है, हमारी अपनी पहचान है और इसके लिए हमें अपना मुल्क चाहिए, ऐसा कहकर जो एक देश निर्माण किया, उस देश को हमेशा हिंदुस्तान के दुश्मन के तौर पर आगे बढ़ाया। अब वहां पर इस दुश्मनी की फैक्ट्रियां तैयार हुई है। आतंकवाद इतना बढ़ाया कि दुनिया में कोई भी कहीं पर भी आतंकवादी घटना होती है तो या तो उसमें कोई पाकिस्तानी होता है या फिर उस घटना की प्लानिंग पाकिस्तान में की जाती है। क्या पाकिस्तान दुनिया का आतंकवाद का अड्डा बना है? यह सवाल पूछने की स्थिति नहीं रही, क्योंकि दुनिया के तमाम देश इस बात को मानते हैं कि हाँ, अब इस वक्त 2015 में दुनिया में सबसे खतरनाक अगर आतंकवादियों का कोई अड्डा है तो पाकिस्तान है, और इसलिए पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करो। इसके साथ ही कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी फैक्ट्री को ताला जड़ा जाएगा, इस पर भी आज हमको बात करने हमारे साथ दो विशेष अतिथि हिंदुस्तान से जुड़े रहेंगे, एक पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे। उनके पास भी जाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन उसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश जिसने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर आतंकियों को पनाह दे रखा है। पाकिस्तान में हाफिज सईद से लेकर भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद छुपा बैठा है। पूरी दुनिया जानती है कि जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया तो वो भी पाकिस्तान में ही छुपा बैठा था, और वो भी पाक की राजधानी इस्लामाबाद से महज 100 किलोमीटर दूर एबटाबाद में। तो जब ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है और पाकिस्तान की धरती पर केवल जिहादी तैयार होते हैं और एक तरह से जिहादियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान जैसे आतंकियों को पनाह देने वाले देश को आतंकिस्तान घोषित किया जाता है। आज हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के भंडार में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा परमाणु संपन्न देश बन जाएगा, क्योंकि उसका परमाणु कार्यक्रम सैन्य नेता नियंत्रित करते हैं और वो इसे सैन्य हथियार के साथ साथ राजनीतिक हथियार भी मानते हैं। पाक पर रोक नहीं लगाया गया तो पाकिस्तान इसी तरह अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाता रहेगा, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए अपने देश में बड़े पैमाने पर जिहादी तैयार कर रहा है, आतंकियों को अपने देश में पनाह दे रहा है और साथ साथ परमाणु हथियारों की शक्ति बढ़ा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद आने वाले दिनों में होने वाले किसी भी संभावित युद्ध में करारा जवाब देने के लिए अपने परमाणु हथियारों के भंडार में जबरदस्त वृद्धि कर रहा है। दूसरी ओर जब पाकिस्तान को पूरी दुनिया घेरने की कोशिश करती है तो चीन जैसे कुछ देश सीधे तौर पर पाकिस्तान के बचाव में खड़े हो जाते हैं, जिससे पाकिस्तान के हौसले और ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसका परिणाम भविष्य में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अपने देश में आतंकी और जिहादी तैयार करने वाले देश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सवाल ये है कि ऐसे देश को आतंकी देश घोषित करने में देरी क्यों की जा रही है। आज जरूरत है पाकिस्तान पर लगाम लगाने की, जिससे आतंकियों के देश पाकिस्तान की विनाशकारी हरकतों पर लगाम लगे और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में सबक मिल सके। हमारे साथ इसके विशेषज्ञ है, उनके पास चलते स्टूडियो में बैठे हैं आरएसएन सिंह है, पूर्व रॉ अधिकारी है, आपका स्वागत है। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी है, रक्षा विशेषज्ञ है, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ थोड़ी देर में पाकिस्तान से पत्रकार भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और तमाम आप कॉलर हमेशा की तरह दर्शक अपने घर में बैठे फोन और स्काइप के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया सीधे लाइव में दे सकते हैं। पहले मैं चलूंगा आरएसएन सिंह के पास। सिंह साहब, आप पाकिस्तान के विषय में बड़ी एक्सपर्टी रखते हैं। जिस प्रकार की बातें पाकिस्तान के बारे में आप दुनिया खुलेआम बोल रही है, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है तो ये सभी को मालूम है कि पाकिस्तान का जो अभी स्ट्रेटजिक एजेंडा रहा है पिछले कोई 2.5 दशक से, वो प्रॉक्सी वॉर का रहा है। और प्रॉक्सी वॉर तो को करने के लिए यहाँ उनकी रेगुलर आर्मी तो आती नहीं है अंदर, तो उसके लिए उन्होंने ये जिहादी तंजीमें तैयार की हैं, जिसमें हाफिज सईद भी हैं और कई तरह के तंजीमें हैं।
तो उसका इस्तेमाल वो करते रहते हैं। और उनका ये मानना है कि क्योंकि हमारा वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप तो डरते रहोगे हमारे परमाणु हथियार से, और हम ये प्रॉक्सी वार आपके खिलाफ चलाते रहेंगे। सिंह साहब, उनको तो पाकिस्तानी को गुड मॉर्निंग के लिए भी अगर कॉल करो तो कहते हैं कि देखो जी, हमारे पास परमाणु हथियार है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि ये इस बात को समझना चाहिए कि जब ये प्रॉक्सी वॉर है, इसका जो इसको कैलिब्रेट करना बड़ा ज़रूरी होता है, तभी आप उसको एक लंबे अरसे तक चला सकते हो। तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में टू कीप द पॉट बॉइलिंग। तो वो किस तरह से पॉट को बॉयल करते रहते हैं। आपने मान लो एक किसी गायक को भेज दिया, उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर एक अटैक हो गया इंडिया के ऊपर में, एक दहशतगर्दी की घटना करवा दी, उसके बाद फिर एक उनके हुक्मरान आ गए, फिर उसके बाद थोड़े दिन वो शांत रहेंगे, और ये साइकिल चलता रहता है। तो ये तमाम जो ये देश में ये मानने वाले लोग हैं कि चाहे कुछ भी होने दो, उनके लोग आने दो, मुझे देखिए कोई सांस्कृतिक एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कल्चरल सिंह साहब, सांस्कृतिक एक्सचेंज हो ही कैसे सकता है? हमारे साथ रह नहीं सकते थे, इस बहाने जिन्होंने देश मांगा हमसे क्या रिश्ते जोड़ना चाहते हैं? लेकिन मैं आपसे और पूरे देश से एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला है, और अगर कोई जवाब दे सकता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और वो सवाल ये है कि कोई मुझे बता दे कि आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दहशतगर्दी का शिकार क्यों रहा है? क्या ये टेरिटरी के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये इसलिए है क्योंकि हम एक सांस्कृतिक विरासत को बिलोंग करते हैं जो उनको नागवार है, और इसलिए वो हमको अपना जाति दुश्मन मानते हैं। तो जो कंट्री इसलिए केवल हम पर दहशतगर्दी कर रहा है कि क्योंकि हमारा सोशल, रिलीजियस, कल्चरल स्टॉक अलग है, अब उसके साथ आप बार बार ये तालमेल और ये तमाम एक्सचेंजेस की बात करो उस समय जबकि दहशतगर्दी हो रही हो, तो मैं इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं रखता। और अगर आपके पास दोबारा आऊंगा, हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़े हुए हैं। साजिद जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। साजिद जी, आखिर पाकिस्तान कब तक ये खेल खेलेगा? घर में नहीं दाने और फातिमा चले चने भुजाने। पहले तो मेरा धन्यवाद या आदाब आप सब लोगों को। दूसरा, मेरा नाम सज्जाद अनवर है। आप चलिए सज्जाद जी। ले रहे हैं। हाँ सज्जाद जी। और दूसरी बात यह है कि खेल दोनों तरफ से जारी है। हाँ, खेल उस वक्त, लेकिन एक तरफ से दरिंदगी का जारी है और दूसरी तरफ से नैतिकता का जारी है। 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा था, जिसका क्रेडिट कांग्रेस ने लिया था, अजीत डोल ने लिया था। अजीत डोल 5 साल लाहौर में रह के गया है। वो क्या यहाँ पे कोई अमन की भाषा बोलने आया था? ही वाज स्पाई हियर। तो ये दोनों तरफ है। आप बेसिकली ये है कि बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है। हम लोग सीधे हैं। छुरी नहीं, यहाँ तलवार भी है। यहाँ राम के पास तलवार भी है, तोप भी है, हवाई जहाज भी है, सब कुछ है। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से अब तक इस देश में राज करने वाले राजनीतिक लोग इतने कमजोर मानसिकता के रहे कि उन्होंने इसका सामर्थ्य का कभी जिक्र नहीं किया। बीडी मिश्रा जी, क्या अब आमने सामने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, आज ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। और ये विश्व इसको समझ ले और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे, और फेल्ड स्टेट तो ये हो ही रहा है, तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व का कल्याण होगा। और इसके 7 कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और सज्जाद साहब को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनका मुल्क है और मैं समझता हूँ कि अगर इनके मुल्क में कोई बेहतरी हो जाए तो वहाँ के अवाम का ही भला होगा। पहली बात तो यह है कि यह न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और जिसके बारे में मुशर्रफ साहब कहते हैं कि यह शबे बारात में फोड़ने के लिए नहीं है, यह हिंदुस्तान में फोड़ने के लिए है। तो यह मैं समझता हूँ बंदर को उस तरह पकड़ा दिया गया है। दूसरा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
इनको ये जितने इनके आईएसआई और बाकी लोग हैं, इसको अभी स्ट्रेटेजिक एसेट इस्तेमाल करते हैं, और ये उनके लिए खुद के एक हानि का, एक उनके लिए नुकसान का एक मौजू है जिसको ये समझ नहीं रहे हैं। और फंडामेंटलिज्म वहां पर हर दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां का जो यंग सोल्जर है, यंग सेलर है, यंग एयरमैन है, ये इसमें 20% ऐसे लोग हैं जो कि फंडामेंटलिस्ट हैं, और इनके यहाँ जो इनके एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक होते हैं वो इन्हीं के सुराग से होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो मिलिट्री जेंगोइस्ट सिस्टम है इनके यहाँ, वो 1947 से शुरू हुआ, 14 अगस्त से अभी कंटिन्यू कर रहा है। और यहाँ पर आपको डेवलपमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगा। एक साथ सातों पॉइंट लेने के बजाय हम एक एक पॉइंट लेंगे, फिर आपके पास आएंगे। पाकिस्तान दुनिया के लिए कैसे खतरा है, ग्राफिक्स में हम आपको कुछ दिखाते हैं उसके इस परमाणु शक्ति के बारे में। पाक से दुनिया को खतरा। आईएसआईएस पाकिस्तान से परमाणु हथियार खरीदने की फिराक में। आईएसआईएस के गुप्त दस्तावेजों में अमेरिका को परमाणु हथियार खरीदने की जानकारी मिली। जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि कोई ऐसी चीज है जो उनकी नींद उड़ाती है, तो ओबामा ने कहा पाक के परमाणु हथियार। ओबामा को लगता है कि कोई पाकिस्तानी जनरल आतंकियों को परमाणु हथियार दे सकता है। पाकिस्तानी सेना पर सरकार का कोई अधिकार नहीं, जिससे खतरा बरकरार है। कुख्यात परमाणु वैज्ञानिक एक्यू खान को परमाणु तकनीक बेचने के शक में नजरबंद किया। बेनजीर भुट्टो ने पत्रकार श्याम भाटिया को बताया, मेरे पिता जुल्फिकार अली भुट्टो परमाणु जनक थे, तो मैं परमाणु मां हूं। बेनजीर भुट्टो ने बताया, वो परमाणु संवर्धन की सीडी खुद अपने हैंडबैग में लेकर उत्तरी कोरिया गई थी। पाकिस्तान ने उत्तरी कोरिया से परमाणु संवर्धन की तकनीक के बदले नोडोंग मिसाइल ली थी। उत्तरी कोरिया की सरकार ये जानकर काफी खुश हुई कि पाकिस्तानी पीएम खुद परमाणु तकनीक लेकर आई। पत्रकार श्याम भाटिया को भुट्टो के वरिष्ठ सलाहकार ने बताया, भुट्टो अपने साथ पूरी की पूरी मिसाइल ही ले आई थी। इजरायल ने पाकिस्तान पर ईरान को परमाणु तकनीक बेचने के कई बार आरोप लगाए। म्यांमार को परमाणु तकनीक बेचने की बात भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कही। खालिदा जिया जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तब पाकिस्तान बांग्लादेश को परमाणु तकनीक बेचने का इच्छुक था। पाकिस्तान में दुनिया के कई खूंखार आतंकी अपना अड्डा बनाए हुए हैं। लादेन और मुल्ला उमर जैसे आतंकियों का अड्डा पाकिस्तान रहा। मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में खुलेआम घूमता है। सिंह साहब के पास चलते। सिंह साहब, वहां पर मिलिट्री और वहां की राजनेता, ये दोनों के बारे में भारत सरकार का जो अप्रोच है हमेशा आक्षेपार्ह रहा है। भारत सरकार कहती कि वहां पर लोकतंत्र बना रहना चाहिए, इसलिए सेना को मजबूत नहीं होने देना है, तो वहां के राजनेताओं को चोरी को भी और उनके गलतियों को भी माफ किया जाए। देखिए, बेनजीर भुट्टो खुद तकनीक, परमाणु तकनीक लेकर उत्तर कोरिया जाती है और उसको अपने वोट में तब्दील करने के लिए भी बताती है, पत्रकार भी बताते हैं। ऐसे में वहां के राजनेताओं पर भरोसा करना भी हिंदुस्तान की ऐतिहासिक गलती नहीं है क्या? देखिए, जहां तक वहां के न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी का सवाल है, तो जो पूरा सिलसिला एक चोरी से शुरू हुआ था। एक्यू खान एक वो बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक बहुत बड़े चोर थे परमाणु हथियारों का। और आपको मालूम है कि वो कैसे बाहर में जो जितने एम्बेसीज थे वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट बनाई गई थी सिर्फ इसी चोरी के पर्पसेस के लिए। और उस समय एक कंपनी होती थी यूरेनको करके, और उसका पूरा जो दस्तावेज और पूरा जो सेंट्रीफ्यूज था उसका डिज़ाइन उन्होंने चोरी किया। वो पाकिस्तान ले आए और वहाँ पे उन्होंने यूरेनियम रूट वो इस्टेब्लिश किया। इसके लिए यहाँ इंस्टेबिलिटी का जब सवाल है, जब हम बात करते हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अपने केवल लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए उसको हासिल नहीं किया था न्यूक्लियर हथियार के लिए। उसका एक आइडियोलॉजिकल बेसिस था, और वो आइडियोलॉजिकल बेसिस आप देखिए कि उसके बाद जैसे ही वो सक्सेसफुल रहा वो चोरी करके न्यूक्लियर वेपन और कुछ चाइना की मदद से, उसके बाद अगला कदम क्या था कि एक्यू खान ने वो उसको फिर दूसरे देशों को वो देना शुरू कर दिए, जैसे बेचना या जो उसको ये
केवल आइडियोलॉजिकल रीजन से कि एक अमुक धर्म के लोगों के पास इस तरह के हथियार प्रोलिफरेट करने चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान को मुसलमानों का नेता बनना था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें अभी देखिए, अभी खतरा क्या है? खतरा ये है कि आप जो अमेरिका और सारे अमेरिका से ज्यादा हिंदुस्तान को खतरा है। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होता है कि हर चीज के लिए हम अमेरिका का उदाहरण देते हैं, और जब उन्होंने कोई बोल दिया तो एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अमेरिकन नजरिए से भारत पाकिस्तान रिश्ते को नहीं देखना चाहिए। तो अभी हालात ये है कि हाफिज सईद जो है, मैं आपको बता दूं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे ये, और वहाँ पर इन्होंने अपने कई स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट किया कि आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन करो वहाँ पे। तो ये जितने फंडामेंटलिस्ट, मतलब काफ़ी मात्रा में फंडामेंटलिस्ट हाफिज सईद के चेले और फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट में। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल ये एनालिसिस पाकिस्तान के एक डॉन अखबार में किसी ने ये पूरी एनालिसिस की थी, उसके आधार पे मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आप कंसेप्ट, मतलब अगर पूरा ये आप जो डिस्कोर्स वहाँ पे चल रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स का एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल बेसिस है, और कोई भी चीज़ जो ऐसे आइडियोलॉजी पे बेस होती है उसका कोई सैंक्टिटी नहीं रहता है। मैं बिल्कुल आपको नहीं रहता है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनके पास चलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। देखिए, मैं अभी जो पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में जो चर्चा हो रही है उस विषय में बोलना चाहती हूँ कि हमें पाकिस्तानी जनता से पूछना चाहिए कि वे पाक सरकार के आतंकवाद के नतीजे भुगतना चाहेंगे या शांति और विकास के लिए भारत से भाईचारा चाहेंगे। यदि पाकिस्तानी जनता शांति और विकास चाहती है तो अपनी सरकार पर दबाव बढ़ाए। पाकिस्तानी जनता का जागरण बेहद जरूरी है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां के इस्लामिक धर्मगुरु भी क्या कहते हैं। हालांकि ज्यादातर आग लगाने वाले हैं, लेकिन हमको एक वीडियो मिला है पाकिस्तानी एक ऐसे धर्मगुरु का जो भारत को, इजराइल को और अमेरिका को हर विषय के लिए दोषी ठहराने वाले पाकिस्तानी लीडरशिप की आंखें खोलता है। देखिए। अखलाकी गिरावट ने हमें तबाह किया है। अमेरिका ने नहीं, हिंदुस्तान ने नहीं, यहूदी ने नहीं, मैंने आपने, देहातियों ने, शहरियों ने, सिंधियों ने, बलोचों ने, पठानों ने, पंजाबियों ने। कौमियत पना किसने यहां पैदा किया? आज कत्लो गारत किस बात पे हो रही है? कौन एक दूसरे के खून का पैसा हुआ पड़ा है? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हर कोई कह रहा उसकी किसी की साजिश नहीं है, मेरी बदअमालियों की सजा है। मैं पाकिस्तानी पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं सज्जाद जी, आपके पास जाना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस वीडियो के बाद? मैं यही कहूंगा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गांधी के कातल पावर में आ गए भारत में, और वो इस रीजन को अब तबाह करने पे तुल गए हैं। वो दलितों को भी मार रहे हैं, वो सिखों को भी मार रहे हैं, वो आप हिंदुस्तान के अंदर की बातों को मत करिए, आप हिंदुस्तान की अंदर की बातों को मत करिए, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। नहीं जी, मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों की बात। आपके यहाँ क्या जुल्फिकार अली को मारने वाले वो पावर में है क्या? हाँ। मैं इनको जवाब दे दूं, जो पाकिस्तान बनाने वाले एक बहुत बड़े शख्स थे, लियाकत अली। सुनिए, एक पाकिस्तान को बनाने वाले बहुत बड़े शख्स थे, लियाकत अली खान साहब। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रह सकते हैं, यहीं कहीं लखनऊ के रहने वाले थे, इनके यहाँ जाके प्रधानमंत्री बने, और उनको 2 साल के अंदर में लियाकत अली खान को इन्होंने नहीं 2 साल के बाद लियाकत अली खान को मार दिया रावलपिंडी में, और उसी जगह पे फिर बेनजीर भुट्टो को इन्होंने मारा। सज्जाद साहब, आप थोड़ा अपना इतिहास ठीक कर ले, इतिहास थे और किसने मारा और किसकी साजिश थी। अरे शर्म करो सज्जाद साहब, ऐसा है कि आपके यहाँ तवारीख ये रही है कि सिकंदर मिर्जा साहब ने अयूब खान को बनाया,
और यूब खान ने उनको उल्टा किया। उसके बाद जियाउल हक को भुट्टो साहब ने बनाया, उन्होंने उनको फांसी चढ़ाया, और उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब को बनाया और उन्होंने उनको चले गए हैं। ये पाकिस्तानियों की हमेशा की स्टाइल है, जब जवाब नहीं तो लाइन खराब हो जाती है। मैं फिर भी दोबारा जोड़ने की कोशिश करना चाहूंगा, कम से कम पत्रकार तो वहां की ये बात ना करे, ऐसी हरकतें ना करे। हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, पाक के असुरक्षित परमाणु हथियार। पाकिस्तानी वैज्ञानिक एक्यूब खान के गिरफ्तार होने पर खतरा पूरी दुनिया के सामने आया। पहले भी पाकिस्तान ने परमाणु तकनीक कई देशों को बेची, जिससे दुनिया में परमाणु खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान खूंखार आतंकियों का गढ़। लादेन पाकिस्तान में मिला, मुल्ला उमर पाकिस्तान में मरा, मुंबई हमलों का गुनहगार पाकिस्तान में है, आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे। पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप। दुनिया में दहशत फैलाने वाले आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं। आज भी पाकिस्तान में कई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। आतंक पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा। पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में आतंक को शामिल किए हुए, चाहे भारत हो या अफगानिस्तान, सभी जगह आतंक का प्रयोग पाकिस्तान अपने हितों के लिए करता है। पैसे लेकर आतंकी ट्रेनिंग देता पाकिस्तान। पाकिस्तान पर कई बार आरोप लगे हैं कि वो कई अरेबियन देशों के लिए आतंकी तैयार करता है। पहले सोवियत के लिए, फिर अमेरिका के लिए। आतंकियों की ट्रेनिंग की बात किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवाद एक उद्योग बन गया है, और उद्योग ऐसा बना है कि जब हम कहते हैं ना कहीं पर कोई फैक्ट्री लगती है तो उसके आसपास में रॉ मटेरियल के छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगती है, कुटीर उद्योग शुरू होते हैं, घरों में काम शुरू होता है। अब पाकिस्तान जब आतंकवाद का गढ़ और फैक्ट्री बन गया है, तो पाकिस्तान में घरों घरों में बच्चे आतंकवादी बनाने से लेके गोलियां, बम, बारूद से सब कुछ बनाने की फैक्ट्रियां लगी। हम आपको थोड़े थोड़े वीडियो दिखाते हैं। ये जरा सज्जाद जी को दिखाना भी जरूरी है कि ये दुनिया देख रही है कि देखिए, ये पाकिस्तान में घर में गोलियां बनाने की फैक्ट्री है। और ये एक नहीं है, ऐसे YouTube पर आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे, और कांटेक्ट नंबर भी मिलेगा कि कम कीमत पर हमारे पास गोलियां बनाकर मिलेगी। ये आतंक का धंधा चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, ये उसके वीडियो है। मैं कुछ और भी वीडियो फटाफट जल्दी दिखाने के लिए कहूँगा, क्योंकि हम चर्चा पे ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। ये बंदूकें बनाने की फैक्ट्रियाँ है, और ये भी इंटरनेट पर कांटेक्ट नंबर के साथ उपलब्ध है। वहाँ पर मस्जिदों में हिंदुस्तान के खिलाफ भाषण देकर लोगों को ये बंदूकें स्पॉन्सर करने के लिए कहा जाता है। चंदा इकट्ठा करके ऐसे बंदूकों को खरीदा जाता है, लोगों में बांटा जाता है सीमा पर जाने के लिए। ये कॉलेज का सीन है, और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है देखिए। थोड़ी देर में एक विजुअल, एक लिखी हुई स्क्रीन भी आएगी जिस पर लिखा है शूट फॉर, शायद ये ऊपर का यहाँ पर वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखा था तो इसके ऊपर लिखा हुआ था कि मार डालने के लिए गोली चलाइए। ये वहाँ पर निशानीबाजी किसी की रक्षा करने के लिए नहीं सिखाई जाती, बल्कि मारने के लिए सिखाई जाती है। हमारे यहाँ पर राष्ट्र की, मानवता की, इंसानियत की रक्षा के लिए सिखाई जाती है। ऐसे तमाम, ये स्कूलों का डिफरेंस देखिए। वहाँ पर के स्कूलों में आतंकवादी बच्चे बनाए जाते हैं। अगर इनके सामने वहाँ के मुल्लाओं के भाषणों को अगर हम दिखाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाने के लिए कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। एक छोटा सा बच्चे का वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वो कहता है कि मैं शहीद बनने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और आपका क्या नाम है? ये देखिए, आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? इधर। किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर साथ। अब आप पूछो शाहजेब जी से जो उमर कैसे करोगे आप? बम ब्लास्ट कैसे होगा बताओ ना, कैसे क्या बांधोगे, कैसे करोगे? इधर बम बांधूंगा। एक छोटा सा बच्चा, शायद निवाला भी ठीक से खाने की उसकी स्थिति है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन शरीर पर कहां बम बांधकर अपने आप को उड़ा दिया जाता है, क्योंकि जन्नत का लालच और धर्म रक्षा का झूठ उसके सर में भरा जाता है। जब सरकारों के पास पेट भरने की औकात नहीं होती तो जनता के दिमाग में जहर भरने की पुरानी परंपरा रही है, जो पाकिस्तान में
खुलेआम चल रही है। इसी सारे मुद्दों पर पाकिस्तानी पत्रकार से भी बात करेंगे, आप भी अपनी राय को रखेंगे। लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इसको ताला कैसा जड़ा जाए, इस पर चर्चा करें। हमारे साथ विशेष अतिथि के तौर पर भारत के दो महान विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, साथ में पाकिस्तान से पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। हम पाकिस्तानी पत्रकार सज्जाद अनवर जी के पास जाएंगे, लेकिन सज्जाद जी, आपके पहले आपके ही जमात के, आपके ही देश के मीडिया का एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे कि शायद आप सहमत हो। बताए ना बताए, हम आपको बताते हैं कि मिन हैसुल कौम हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि मुख्तलिफ फौजी और जमहूरी हुकूमतों की दहशतगर्दी के बारे में दोहरी पॉलिसियों के नतीजे में आज वाकई हमारा वतन अजीज पूरी दुनिया में दहशतगर्दों की सबसे बड़े गढ़ की शनाख्त इख्तियार कर चुका है। जब तक बीमारी को पहचानेंगे नहीं तो इसका इलाज क्या खाक करेंगे। पाकिस्तानी कौम को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि इस इलाज के तौर पर अमरीकी, भारतीय और इसराइली साजिश के लॉलीपॉप देने के बजाय बताया जाए कि सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालों में 3,900 पाकिस्तानियों को 225 खुदकुश हमलों में हलाक किया गया है। कौम को जोर देकर बताया जाए कि इन 225 खुदकुश हमलावरों ने न मस्जिदों को नमाज जुमा और न अफ्तार के वक्त बख्शा, न बाजारों को बख्शा, न स्कूलों को बख्शा। ये आफत बपा करने वाले खुदकुश हमलावरों में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी अमरीकी नहीं था और एक भी इसराइली नहीं था, बल्कि सब के सब, जी हाँ, सब के सब खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे। इस हकीकत के साथ ये कड़वा जहर भी निगल ले कि हालिया सालों में दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी के तकरीबन तमाम बड़े वाक़ात में या तो पाकिस्तानी इस्तेमाल हुए या पाकिस्तान की सरजमीन पर उनकी प्लानिंग की गई। पाकिस्तान अस्करियत पसंदों, इंतहा पसंदों या खालिसतन दहशतगर्दों की जन्नत बनता नजर आ रहा है। ये मानते हुए ये जानना शद जरूरी है कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं है। दुनिया में खतरनाक पहचान हासिल करने के लिए हमने तकरीबन 25 साल का सफर तय किया है। अगर आज दुनिया इस प्यारे मुल्क को दहशतगर्दों की बड़ी पनाहगाह समझती है तो उसकी वजूहात ठोस हैं। ये वजूहात क्या हैं? आपको इसके लिए अपनी याददाश्त को ताज़ा दम करना होगा और बहुत गौर से ये तफसीलात सुननी और देखनी होगी। 1950 सज्जाद जी, आपकी याददाश्त को जरा ताज़ा करिए। ये सुदर्शन टीवी का नहीं, पाकिस्तान के एक नेशनल न्यूज चैनल का रिपोर्ट है, बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है उनका। आपकी ट्रेजेडी ये है कि आप आधा सच बोलना चाहते हैं, आधी तस्वीर। ये सुदर्शन का एंकर नहीं था, ये पाकिस्तानी चैनल था। सुन लें, पाकिस्तानी चैनल पे और भी बहुत कुछ चलता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आज की डेट में जिस तरह से भारत उबल रहा है, जिस तरह वहाँ राइटर्स को कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह से पंजाब में, भाई यहाँ पर बात पाकिस्तान की हो रही है, भारत की विषय में होगी तो आपसे अलग से बात करेंगे। आज बात है पाकिस्तान दुनिया की आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये बात है जी। आतंकवाद की फैक्ट्री जो है वो भारत के नेबरहुड में और भारत की पॉलिसियों की वजह से है। भारत ने आज तक जिस तरह से 60 सालों में अपने आप को कंडक्ट किया है, ये उसका नतीजा है कि पाकिस्तान को अपने एटॉमिक वारहेड का जिक्र करना पड़ता है हर जगह पे। और आप ये देखें, आप क्यों इतने बौखलाए हुए हैं? इसलिए कि आपका कोल्ड स्टार्ट वार डॉक्ट्राइन जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है जब से हमने ये स्मॉल वार है जो न्यूक्लियर उनकी बात की है। देखिए, ये हर अमल का एक रद्द अमल होता है। आज भारत खुद जल रहा है उसी आग में जो आग आपने पाकिस्तान की तरफ फेंकी थी। आज आपका वीके सिंह जो है वो एक इंसान को कुत्ता कह रहा है। मेरी आवाज आपको आ रही या नहीं आ रही? ये वीके सिंह के
हरप्रीत सिंह, आपका नहीं, ये क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं ये ऐसा क्या बकवास कर रहे हैं? आपने सुना है पूरी बात? सज्जाद आप साहब, क्या बकवास कर रहे हैं और आपका क्या हक है बोलने का? आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप बताइए उन्होंने क्या बोला है? आपसे पाकिस्तान के बारे में बातचीत हो रही है, आप यहाँ की राजनीति में क्यों दखल दे रहे हैं? किसी पत्रकार को बात ना करें, लेकिन सबसे ज्यादा बकवास आप कर रहे हैं। और नहीं, आपको मैंने पाकिस्तान का किसी स्पेसिफिक आदमी का नाम नहीं लिया है। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? यहाँ के पॉलिटिक्स में आपको क्या बात करने का हक है? और क्या बोला है उन्होंने? उस भारत का जिक्र क्यों नहीं करते? वो भारत, ये आपका एनालिसिस है और आप पत्रकार हो? आपका ये एनालिसिस है और आप ये पत्रकारिता बजा नहीं पा रहे और आप गालियां दे रहे थे उतर आए। हरसन सिंह जी, ये जनरल वीके सिंह के बाद, जनरल वीके सिंह ने जो ठोकी है ना इनकी, ये उसकी आग है, बाकी कुछ नहीं है। मैं हाँ, बीडी मिश्रा जी, नहीं मैं समझता, सज्जाद साहब जरा सुनिए, सज्जाद साहब सुन लीजिए। पहली बात सुनिए, आप बौखलाइए, सुनिए तो। पहली बात तो यह है, सज्जाद साहब सुनिए तो, बात तो सुनिए। पहली बात तो यह है कि जनरल वीके सिंह ने जो कहा है, अरे आप सुनेंगे ही नहीं। देखिए, पहली बात, आप बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बातें कर रहे हैं, गलत बात है। आप बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बातें कर रहे हैं। आप ज़र्बे अज़्म का मतलब होता है मोहम्मद का तलवार, और वो तलवार आप अपने लोगों पे ढा रहे हो। आपने वो उस तलवार से 10 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया है। आप मोहम्मद के तलवार से अपने लोगों को मारते हो और पाकिस्तान की बात करते हो। हमने कभी अपने लोगों पे टैंक और फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं चलाया है। अरे शर्म करो। प्रॉफिट मोहम्मद का तलवार आप अपने ही पाकिस्तानियों पे इस्तेमाल कर रहे हो और वीके सिंह की बात करते हो। वीके सिंह ने टैंक चलाए हैं अपने लोगों पे। वीके सिंह फाइटर एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है, ज़र्बे अज़्म कर रहा है। नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे, शर्म करो। मुझे लगता है आप वही बिल्कुल गलत। एक पत्रकार से उम्मीद नहीं है, जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं जिसमें कोई बेसिस नहीं है और एलिगेशंस हैं, वो उम्मीद नहीं है। आप अपने को पत्रकार कहते हैं, शायद आप अपनी क्रेडिट लूज कर गए हैं और आपको न तो तवारीख के बारे में मालूम है और न तो इंसिडेंट्स के बारे में मालूम है। बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ लॉजिक की बात करेंगे, आप कुछ तर्क की बात करेंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान, बहुत अफसोस। इन्होंने जी बिल्कुल ये पाकिस्तान इन्होंने बनाया धर्म के नाम पे, और धर्म के नाम पे आपने 10 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। आप पूछो क्या वो उसी के लिए वो पाकिस्तान का हिस्सा बने थे? आपका ज़र्बे अज़्म के लिए, आपकी तलवार के लिए। और आपको, आपके कराची में कौन रूल कर रहा है अभी? आप आज कंट्रोल फौज के हाथ में है कि नहीं? और आप वीके सिंह की बात करते हो। आप क्यों बौखला रहे हैं? बौखला रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे चीज के बारे में, वीके सिंह ने क्या किया और सिखों ने क्या किया और उसने क्या किया, टोटल इरेलेवेंट बातें कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट को ये शोभा नहीं देता है। मैं बीडी मिश्रा जी ये बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं। भुट्टो को किसने फांसी दी? नवाज शरीफ कैसे भाग के सऊदी अरेबिया गया? मुशर्रफ कैसे देश से भगाया गया? जिसने मुमताज कादरी के खिलाफ जिसने जजमेंट दिया, उसको कैसे वो देश से बाहर चला गया? और सुनोगे? वीके सिंह की बात करोगे? और मुमताज कादरी को फांसी की सजा मिल चुकी है भाई, मिल चुकी है। मुमताज कादरी को तो क्यों नहीं लटकाते हो? मैं भी देखता हूँ। मुझे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये मुमताज कादरी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो वो लगता है कि आप बहुत बड़ा अचीवमेंट इसको मानते हैं।
आपके यहाँ जो हिस्ट्री है, तवारीख है, उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। आप रिस्पांसिबल पत्रकार नहीं है और न तो कमेंटेटर है। और आप जो बातें कर रहे हैं उसका कोई बेस नहीं है। और अपना भाई कहा था, और आज के भारत ने उसको इंसान नहीं कुत्ता उस बना दिया। गांधी से सबसे बड़ी बेईमानी आपने की सज्जाद जी। आपके देश ने गांधी के साथ सबसे बड़ी बेईमानी की, जिसने आपको देश दिया। गांधी से इतना प्रेम था तो पाकिस्तान क्यों बनाया? हाँ, आपको गांधी से इतना प्रेम था तो आपके जिन्ना ने पाकिस्तान क्यों बनाया? आज आपको गांधी याद आ रहा है? अभी आज आपको गांधी याद आ रहा है? मेरी बात, गांधी जी ने खुद कहा था, अंग्रेजों के साथ जाके मिल गए थे, अंग्रेजों के साथ जाके मिल गए थे, लेकिन आपने गांधी को कत्ल कर दिया। आज वो लोग पावर में हैं जिन्होंने गांधी को कत्ल किया। और लियाकत का किसने कत्ल किया? लियाकत अली खां का, वो भी हिंदुस्तान ही गया था। गांधी ने कहा था। और आज जो मुहाजिर, भुट्टो के पूरी फैमिली का किसने कत्ल किया, ये बताओ। जो मुहाजिर यहाँ से गए उनका की फैमिली का कत्ल किसने किया? किसी हिंदुस्तानी ने नहीं किया। आपको सभी कुछ याद आ रहा है। आपके ऐसा करो ना, कत्ल का ऐसा करो, आपके घर का है, आपके यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल राइट्स के लिए हड़ताल की थी, भूख हड़ताल की थी तामरग, और नेहरू ने उसके बाद फंड्स रिलीज किए थे। आपको क्या मालूम नेहरू के बारे में और गांधी के बारे में? जानते तो मैं आपको क्या पता है? चलिए आपको हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि झूठ के बुनियाद पर जो देश खड़ा है वहाँ के पत्रकार ऐसे हैं। सज्जाद जी, पाकिस्तान इसलिए भी सुधर नहीं रहा है कि आपके जैसे पत्रकार वहां पर है जो अपने देश को सच्चाई नहीं बताते, और इसलिए आपको गांधी याद आ रहे क्योंकि देश में मोदी है, इसके लिए आपको गांधी याद आ रहे। चलिए हम परिणाम देखते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे अगर खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा। में परमाणु खतरा बढ़ जाएगा। परमाणु खतरा आज दुनिया में सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार असुरक्षित हाथों में है। ऐसे में दुनिया का डरना लाजमी है। बराक ओबामा इस ओर कई बार इशारा कर चुके हैं। आतंकी पाकिस्तान में आतंकी साजिश रचते रहेंगे, चाहे वो मुंबई हमला हो या फिर अफगानिस्तान में होने वाले आतंकी हमले, सभी पाकिस्तान से अंजाम दिए जा रहे हैं। दुनिया को पता होने के बाद भी आतंकी पाकिस्तान में सुरक्षित है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को परमाणु हथियार बेच सकती है। बराक ओबामा से जब पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी नींद उड़ाती है, तो बराक ओबामा ने कहा पाकिस्तान के परमाणु हथियार, क्योंकि ओबामा को लगता है कोई पाकिस्तानी जनरल परमाणु हथियार आतंकियों को बेच सकता है। दुनिया को आतंक का डर दिखाकर पाकिस्तान झूठ बोलता रहेगा। पाकिस्तान अमेरिका और चीन जैसे देशों से आर्थिक मदद लेता है, बदले में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है, लेकिन इन देशों से आया ज्यादातर पैसा आतंकियों को ट्रेनिंग के काम आता है। पाकिस्तान की धरती का प्रयोग भारत के खिलाफ होता रहेगा। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आतंकी भारत को दहलाते रहते हैं। जब भारत विश्व मंच पर ऐसे मुद्दों को उठाता है तो चीन जैसे देश पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। मैं बीडी मिश्रा जी के पास चलूंगा। बीडी मिश्रा जी, पाकिस्तान क्यों नहीं सुधर रहा है? उनके पत्रकारों को तरफ देखकर हम समझ सकते हैं क्या, लेकिन दुनिया भर को अब पाकिस्तान के इस कैंसर का परिणाम दिखने लगा है। पिछले दिनों में जर्मनी में था, वहाँ के कुछ स्कॉलर के साथ मेरी भेंट हुई। उन्होंने कहा कि हम पहले पाकिस्तानी और भारतीयों को एक समझते थे क्योंकि हमारे यहाँ पर पूर्व और पश्चिम जर्मनी था और हम एक ही थे, लेकिन हमारे वैचारिक विरोध थे। हम भी पाकिस्तान और भारत को एक समझ रहे थे, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यह दुनिया को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का फर्क समझ में आ रहा है। क्यों नहीं भारत कोई बड़ी मुहिम चलाकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के सच को पूरी तरीके से नंगा करे? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान का और अनवर साहब का भी यही प्रॉब्लम है कि मोदी साहब यही मुहिम सबको बता रहे हैं क्योंकि ये रियलिटी है और इस पर दुनिया बिलीव करने लगी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान का यह है कि अगर हेट इंडिया कैंपेन वहां खत्म हो जाएगा तो वहां के मिलिट्री का कोई वजूद नहीं रहेगा, आर्मी का कोई वजूद नहीं रहेगा, जो कि वहां पर आर्मी को एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी आपने देखा सरताज अजीज साहब को इन्होंने मूवमेंट ऑर्डर दे दिया और ये इसीलिए दिया क्योंकि आर्मी का वहां पर वर्चस्व बना रहे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान का एक एस्पिरेशन है कि वो
पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, उससे तमाम उनके कैलकुलेशंस रॉन्ग जा रहे हैं, फंडामेंटलिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और इसके कारण ही इनके यहाँ अवाम का निगलेक्ट हो रहा है, इनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इनके यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, चूँकि ये अनवर साहब, सज्जाद साहब एक जर्नलिस्ट हैं, ये इस पर गौर करें। अमेरिका और चीन, अमेरिका तो इनका दोस्त रहा है 1947 से, और चीन अभी हाल में हो गया है, लेकिन अमेरिका और चीन ने इनके कोई डेवलपमेंट का काम, अवाम के भलाई के लिए कुछ नहीं किया है। अमेरिका का टोटल स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट था, पैसे देना था जो रॉन्ग पॉकेट में जाते थे, और वेपन सिस्टम देना था जिससे लड़ाई हमारे से करते थे, और हर बार इनको क्षति हुई। और चीन, उसका इंटरेस्ट जो पोर्ट फैसिलिटी और उनके ऑयल लाइन की पाइप और ऑयल की पंपिंग है, और भारत इसमें अब पाकिस्तान ने रशिया को भी अपनी बदमाशी दिखाना शुरू किया है, और तीनों मुल्कों को एक साथ मूर्ख बनाने का काम वो कर सकता है, ऐसा उसको लग रहा है। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों देश, पर्टिकुलरली ये दो देश अमेरिका और चीन, इनके भलाई का आज तक कोई काम नहीं किए हैं, और ये उसमें सफर किए हैं। इनको मोमेंटरी बेनिफिट जरूर हो, और न्यूक्लियर वेपन का जो ट्रिगर सिस्टम चीन ने इनको दिया है, उससे इनके अवाम का कोई फायदा नहीं हुआ है। चलिए, मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। हरिशन सिंह साहब, जिस प्रकार की अभी स्थिति है, क्या एक धक्का और दो, ये जो कहावत है, यहाँ तक पाकिस्तान पहुंच गया और सही समय पे धक्का दिया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है? देखिए, चलो हम इनकी बात मान लें कि इनकी सारी जो मुसीबतें हैं, और इसी की सजा भुगत रहा है भारत पिछले, हम चलो ये इस बात को हाइपोथेटिकली मान लें कि इनकी मुसीबतों का कारण हिंदुस्तान है। जब घानी साहब प्रेसिडेंट बने अफगानिस्तान में, तो सबसे पहले वो पाकिस्तान गए, और मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत अनयूजुअल है एक प्रेसिडेंट को पाकिस्तान के GHQ यानी कि जनरल हेडक्वार्टर्स में जाना। वहाँ पे रावलपिंडी में वो गए, डायरेक्ट सेना से उन्होंने बात की। उसके बाद जो अफगानिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS और ISI के बीच में एक समझौता साइन हुआ, और उसके बाद साहब ये मुल्क देखो, ये सारा कुछ ये समझौता करने के बाद इन्होंने अफगानिस्तान, घानी साहब को ये नहीं बताया कि मुल्ला उमर 2 साल पहले मारा गया था, और उसके बाद इन्होंने घानी ने इन पर भरोसा छोड़ दिया है। और बताओ, ये बताओ कैसा मुल्क है। अभी जो कुंडूज में हुआ अफगानिस्तान में, वहां पर इनका जो तालिबान का कमांड एंड कंट्रोल ये कर रहे थे, और उसका सेंटर था एक हॉस्पिटल जो कि एक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चला रहे थे वहां से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन कह रहे हैं। अरे इनके अंदर में पाप इतना भर गया है, इतना भर गया है कि अभी इनका, अब मुझे नहीं लगता है कि इनका निजात है, और ये अपने आप को बर्बाद, आप ब्लेम ना करें। आपने शायरी बोली ना, तो मैं भी आपको एक शेर बोलता हूं कि ये चरागों में तेल ही कम था, तो फिर हवाओं का क्या गिला करें। आपके चराग में तेल ही नहीं है, आप हवाओं का क्या गिला कर रहे हो कि हिंदुस्तान ने कर दिया, उसने कर दिया। नहीं, हम तो बहुत अच्छे थे, हमने तो बेनजीर को नहीं मारा, हमने तो लियाकत को नहीं मारा, हमने नवाज शरीफ को वहाँ देश से बाहर नहीं, उनको वहाँ कंपेल किया छोड़ने के लिए। ये दूसरे को आप क्यों, क्या ये हमने ज़रबे अज़्म नहीं किया, हमने कराची में फौज नहीं लगाई हुई है, हम हफीज सईद को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बार बार परमाणु हथियार का हम हवाला नहीं देते हैं, हमने मिसाइल नहीं नॉर्थ कोरिया से लिया, हमने नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी नहीं दिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने लीबिया को नहीं दिया। तो कितनी चीजें आप दूसरे पर क्या ब्लेम करोगे? तो आपके चरागों में तेल ही कम है। और सज्जाद जी, आपका मुंह से शब्द क्या बोल रहा है वो तो छोड़िए, आपका चेहरा बता रहा है कि आप शर्मिंदा है पाकिस्तानी होने के बाद है। मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं कि एक इतना बड़ा भारत और उसके इतने बड़े व्यक्ति, आप जैसे लोग
पाकिस्तान का जिक्र करते हुए आपकी राल टपक जाती है, आपका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। अरे तो होगा ना, छोटा सा कुत्ता भी काटता है तो होता है ना। आजकल कुत्ता ज्यादा चल रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए कह रहा हूँ कि कुत्ता भी काटता है तो हो जाता है, तो क्या कुत्ते से बराबरी होगी? अभी तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा भाई बहुत ज्यादा अपने शहरियों, अपने नागरिकों के सामने, जिनका कत्ल कर रहे हो गली गली में और हिंदुत्व के लिए आप लोगों को मार रहे हो। अरे आपके भी बाप दादा हिंदू थे, आपके भी बाप दादा हिंदू थे, इस बात का शर्म करो। आपने कहा था हिस्ट्री, अपना खून देखो, मेरे डीएनए से मिलेगा आपका। जो नाथूराम था, आप अपना खून देखो, आपके भी बाप दादा हिंदू थे। वो तो बाद में किसी पैसे की लालच में या किसी मजबूरी में आपने वो किया होगा। आपके भी बाप दादा हिंदू थे, तो हिंदू हिंदू मत बोलो। पे बैठे हुए थे आप खुद शर्मिंदा होंगे। भारत के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें आप हम भारत के नहीं, हम तीनों भारत के नहीं है, लड़ाई करवाते हैं। वो उस तरह के लोग इधर भी हैं। आप भी भारत के ही थे, आप भी भारत के ही हैं। भारत के लोग शायद सज्जाद अनवर साहब ने आज आईएसआई से ब्रीफिंग लेके आए हैं। तो भाई आप आईएसआई की ब्रीफिंग आज ऐसा इनको पाकिस्तान, सज्जाद अनवर साहब, हम आपकी बात की, आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। सुदर्शन जैसे भारत के राष्ट्रवादी चैनल पर आएंगे तो आईएसआई यहाँ पर बंदूक रख के बुलवाएगी, हम जानते हैं। भाईजान आज के वाकयात को आप जिक्र नहीं कर रहे, ये आपकी मजबूरी है। वजह यह है कि पाकिस्तान का रूस के साथ, चीन के साथ और अमेरिका के साथ और दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ जो नए मुआहदे हो रहे हैं, इन्हीं एटॉमिक न्यूक्लियर वो आज हमने अमेरिका में देखा ना क्या हुआ। ये तो हंसाने वाली बात आपने कह दी, आपने हंसाने वाली बात कह दी कि दुनिया सब आपके दरवाजे पर आ रही है। बड़े हंसाने वाली बात है। हर वक्त रेलेवेंट रहता है पाकिस्तान। यही आपको तकलीफ है, इसी की आपको शर्मिंदगी। नहीं, तकलीफ हमको इस बात की है कि आपका पाकिस्तान खुद नीचे जा रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और आपके अवाम को ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां पर अवाम का कोई फायदा नहीं होता। ये हम आपको बताना चाहते हैं। तकलीफ हमको कोई नहीं है। अगर आप खुद सज्जाद जी, अगर हमको तकलीफ किसी चीज की है तो इस चीज की है कि दुर्भाग्य से हमने ऐसी व्यवस्था बना ली कि ऐसे दरिंदे ये देश को निपटाने के लिए हमारे हाथ बड़े तकनीकी तौर पर बांधे हुए हैं। इसका हमको तकलीफ है। हम जरा उपायों पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान सरकार और सेना के जिस तरह से आतंकियों के साथ संबंध पाए गए, ऐसे में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मुहिम चलाई जाए। पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने के नाम पर मदद बंद की जाए। जो मदद पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए दी जाती है, वो आतंकियों की फौज तैयार करने में प्रयोग होती है। ऐसे में पाकिस्तान को आर्थिक मदद के नाम पर आतंकियों की मदद ही कर रहे होते हैं ये मददगार। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर दुनिया सख्त नीति बनाए। दुनिया का हर देश जानता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार विश्व के लिए खतरा है। ऐसे में सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को काबू में करने के लिए कोई नीति बने। पाकिस्तान को बचाने वाले देश दुनिया का ख्याल रखें। वैसे तो पाकिस्तान को बचाने वाले देश खुद पाकिस्तानी आतंक से परेशान होने लगे हैं। आज चीन में पाकिस्तानी आतंक की शुरुआत हो गई है। ऐसे में चीन को अपना नहीं तो दुनिया का ख्याल तो रखना ही चाहिए। चलिए, मैं तीनों अतिथियों के पास जाऊंगा। 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले सिंह साहब आपसे कि अंतिमतः एक उपाय आप क्या बताएंगे जो कि हम दुनिया के आतंकवाद के फैक्ट्री को ताला लगा सके। देखिए, ये इक्वेशन हमको खत्म करना होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स इज इक्वल टू प्रॉक्सी वॉर। और जैसे लड़ाई के तरीके और जो जिसको रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स कहते हैं, वो कहीं पर जाके अगर न्यूक्लियर वेपन्स पे रुका है जाके, तो ये एक फैक्ट है जिसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इनका ब्लफ जो है, आप ठीक है, अगर न्यूक्लियर हथियार हैं तो हैं, और लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसकी आड़ में आप हमेशा प्रॉक्सी वॉर करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। तो मेरा इशारा काफ़ी है। ये सब बहुत सीरियस चीज़ें हैं।
ये परमाणु हथियार की जो लड़ाई की जो बातें हैं, लेकिन ये इक्वेशन नहीं चल सकता है। आप मेरी बात गौर फरमाइएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मिश्रा जी, मैं यह समझता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके बारे में ये एक मदरशिप है टेररिज्म की। दुनिया को हमको आगाह करना पड़ेगा, पहली बात, और दूसरा हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग और पत्रकार ऐसी बातें करते हैं तो पाकिस्तान के जहन में क्या बात है, आज वहाँ के मिलिट्री लीडर्स के बारे में क्या बात है, कि हमारे बारे में क्या बात है, इससे हमको होशियार रहना पड़ेगा। हाँ बोलिए, मैं आपको मौका देता हूँ सज्जाद जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया आपको, मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों तरफ से है। ये भाई साहब ने कहा कि मैं समझ गया हूँगा, अगर भारत का कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन हुआ तो पाकिस्तान के स्मॉल वॉरहेड तैयार हैं। वेरी नाइस। अगर भारत पीसफुल है तो पाकिस्तान की टोटली nuclear option एक्सेप्टेबल। कोई नहीं है। चलिए ये भारत, चलिए धन्यवाद। हम यही चाहते हैं, हमारा कहना, हम तो वसुधैव कुटुंब की बात करने वाला देश है, जो कि चराचर में चींटी का भी जीवन सुखमय हो ऐसा हम चाहते हैं। उसको भी आटा और शक्कर डालने वाले इस हिंदुस्तान के महान परंपरा में भले ही हमारे साथ भेद करके या हमको गाली देके या हमसे द्रोह करके बेईमानी करके भी क्यों ना हो, एक देश लेके आप बैठे हो तो वहां के चींटी का तो छोड़िए, इंसानों का जीवन कम से कम सुखमय करिए, तभी तो हमारा विश्व को शांत करने का संकल्प सही होगा। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इस आतंक के फैक्ट्री को ताला लगाने का काम हिंदुस्तान करेगा, और बार बार गांधी का नाम लेने वाला पाकिस्तान मोदी से डर गया है, ये भी समझने के लिए काफी है। मैं सारे अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम दिया, तमाम दर्शकों का भी आभारी हूं कि आपने आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।